नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं नगमा। आम चुनाव जब होते हैं और उसकी बात हो तो बिहार पर सबकी नजर रहती है। क्या नेता, क्या जनता। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, बड़ा राज्य है। कई फेज में यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 फेज अभी भी बाकी हैं जिसमें कुल 13 सीटें बची हैं। 7 मई और 12 मई को यहां पे वोटिंग होगी, जिनमें से 7 सीटों के लिए 7 मई को ही वोटिंग हो रही है, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर और उजियारपुर हैं। सारण इंटरेस्टिंग सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव यहां से जीते थे, तब उन्होंने पाटलिपुत्र की सीट हारी थी। अब उनकी पत्नी राबड़ी देवी इस बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में कई समीकरण बदले हैं। इस बार बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता जो 17 साल पुराना था वो टूट गया है। बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं रामविलास पासवान। लालू यादव ने हाथ पकड़ा हुआ है कांग्रेस का। कहा जा रहा है कि इसलिए यादव और मुसलमान वोट इस दफा लालू यादव को ज्यादा मिलेंगे। जी हां, बिहार में वोटों की बात ऐसे ही होती है। कुर्मी किसको वोट देंगे, राजपूत कहां जाएंगे, कितने फीसदी भूमिहार हैं, यादव वोट कहां पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान की वैसे ये तस्वीर यही होती है, लेकिन बिहार और यूपी में बढ़ चढ़ कर ये हावी है। पार्टियों ने भी इसी हिसाब से अपने संबंध जोड़े हैं। नीतीश कुमार सेक्युलर बने रहने की होड़ में बीजेपी से अलग हो गए। लालू कांग्रेस के साथ आकर तमाम कम्युनल पार्टियों को निस्तनाबूद करने का ख्वाब देख रहे हैं और सेक्युलर लालू उम्मीद कर रहे हैं कि मुसलमान और यादव उन्हें मायूस नहीं करेंगे। बीजेपी पासवान को साथ लेकर अपने पिछड़े वोटों को जुटाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इस दफा मुसलमानों ने बहुत इकट्ठा वोट किया है, मुस्लिम वोट बड़ा ही कंसोलिडेट हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम नजर डालेंगे। एनडीटीवी और हंसा ग्रुप ने एक ओपिनियन पोल किया है पूर्वानुमान उन सीटों पर जहां पे अभी वोट नहीं डाले गए हैं। 13 सीट जहां जो अभी 2 फेज चुनाव के बचे हुए हैं, उसमें जो अलग अलग नतीजे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ पूरा पैनल भी है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफिक दिखा दूं कि पार्टी का जो सपोर्ट है अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग जातियों में वो क्या है। सबसे पहले धर्मों के आधार पर जो सर्वे हुआ है उसमें दिखा दें कि मुसलमान जो हैं वो किस पार्टी को कितना समर्थन दे रहे हैं। जैसे बीजेपी को 4% समर्थन है, 4% मुसलमानों का समर्थन है बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी और रामविलास पासवान जिनका गठबंधन है। कांग्रेस और आरजेडी जो हैं उनको 68%, बहुत बड़ी परसेंटेज है ये मुसलमानों की, जो कि इस दफा कांग्रेस और आरजेडी को वोट कर रहा है और जिसकी वजह से शायद लालू यादव और कांग्रेस इस दफा बड़े जोश में वहां पर होंगे। और जेडीयू प्लस जो है, जेडीयू को 16% मुसलमान वोट कर रहे हैं, यानी कि ये सच लग रहा है कि लालू यादव जो हैं वो एक बहुत बड़े सेक्युलर अल्टरनेटिव बनकर इस दफा फिर से सामने आए हैं। पिछले चुनाव में जैसी उनकी हालत थी, इस दफा उसकी हालत इससे काफी बेहतर लग रही है। उसके बाद हम आपको दिखाएं कि जातियों में पार्टियों का समर्थन कैसा है। ऊंची जाति, कुर्मी और कोयरी और यादव, बीजेपी प्लस जो है उनको ऊंची जाति का 67% समर्थन है। 67% ऊंची जाति जो कि कुल आबादी का 18% है, वो बीजेपी के साथ हैं। कुर्मी कोयरी में 23% और यादव जो हैं वो 5%, सिर्फ 5% यादव बीजेपी को वोट दे सकते हैं। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और जो आरजेडी है उसको देखिए, 73% यादव, जो कि लालू यादव साथ में है, 73% यादव कांग्रेस प्लस को वोट देंगे, ऐसा पूर्वानुमान है। कुर्मी और कोयरी 8% और सिर्फ 9% ऊंची जाति के लोग कांग्रेस के अलायंस को वोट देंगे। जेडीयू प्लस जो है ऊंची जाति का 11% वोट, कुर्मी और कोयरी का 51% वोट, क्योंकि जेडीयू जो है उसके जो नेता हैं नीतीश कुमार वो कुर्मी कम्युनिटी के हैं। यादव जो हैं वो सिर्फ 4% जेडीयू प्लस के साथ होंगे। ये कुछ समीकरण जो आपने देखे हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर जो पूर्वानुमान किया गया है वो आपने देखा कि किस तरह से बंटवारा हुआ है रिलीजन के नाम पे। मुसलमान हैं, उनका बड़ा हिस्सा जो है वो जा रहा है इस दफ़ा कांग्रेस के अलायंस को, यानी आरजेडी प्लस जिसको हम कह सकते हैं। और जो यादव वोट हैं वो भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, यानी कि यादव और मुसलमान वोट इस दफ़ा बहुत मजबूती से लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। मैं आपको अपने तमाम पैनलिस्ट से मिलवा दें, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज झा जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अली अनवर अंसारी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो जेडीयू के सांसद हैं, रामेश्वर चौरसिया हैं बीजेपी के नेता,
संजय सिंह है हमारे साथ यहाँ पर firstpost.com के पॉलिटिकल एडिटर, और उर्मिलेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। ये तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जेडीयू के जो सांसद हैं अली अनवर अंसारी, उनके पास जाना चाहूँगी। इस नीतीश कुमार ने अली अनवर अंसारी साहब साथ छोड़ा बीजेपी का ये कहकर, हमने उनको सुना बार बार कहते हुए कि वो उनको मंजूर नहीं था जो बीजेपी की अब सूरत बन गई है। नरेंद्र मोदी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो इसमें भागीदार नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ा। और वो उम्मीद कर रहे थे कि जो सेक्युलर अपनी वो छवि पेश कर रहे हैं तो उनको मुसलमान वोट मिलेंगे, वो एक सेक्युलर नेता के रूप में सामने आएंगे। लेकिन लग रहा है कि लालू यादव इस दफा बाजी मार ले गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हम लोगों ने जो साथ छोड़ा बीजेपी का, वो एक वसूल के लिए, और वो वसूल ये है कि नरेंद्र मोदी जी विभाजनकारी जो सियासत है उसके एक प्रतीक बन गए हैं। अगर उनको आगे किया जाएगा तो ध्रुवीकरण होगा और देश के अंदर खलफसार पैदा होगा, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा। इसलिए हम लोगों ने किया है। और जो देश में अमन चैन चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों के बीच, सभी जातियों के बीच एकता चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारी उम्मीद थी और है और अपेक्षा है कि वो सब हमारा समर्थन करेंगे। हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो देश हित में किया है, और उसके लिए बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए हमको कोई पछतावा नहीं है, बल्कि हमको इस बात का फख्र है कि इसका चाहे जो भी अंजाम हो, लेकिन हमने जो किया है वो वक्त का तकाजा था, उसकी मांग। जो भी अंजाम हो, यानी कि क्या आपको भी इस बात का अंदाजा है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है आपके लिए? क्योंकि ये भी बात सामने आती है कि 17 साल से आप बीजेपी के साथ एनडीए के अलायंस में थे, उसके पहले आप 67 से आरएसएस के साथ रहे नीतीश कुमार। तो अभी आपने खुद कहा कि अंजाम जो भी हो, तो क्या आपको इस बात का डर है कि अंजाम इसका, हमने नीतीश कुमार को डॉक्टर प्रणॉय राय ने इंटरव्यू किया था और अब अभी सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि चुनाव हम फायदे के लिए नहीं लड़ते। क्या सच है चुनाव फायदे के लिए नहीं है? ये क्या कोई तीर्थ यात्रा तो नहीं है ये जी? चुनाव फायदे के लिए ही होता है। नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा है। आपकी आवाज शायद सही। लोगों ने जोखिम लिया है, जी, जानबूझ के जोखिम लिया है और देश हित में लिया है। हम लोग हर देशभक्त आदमी को ये जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, हर देश हित के काम के लिए। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आपने जोखिम उठाया है। आरजेडी से इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मनोज झा है। मनोज झा साहब, ये कह रहे हैं, जेडीयू वाले कहेंगे, नीतीश कुमार कहेंगे कि भाई हम भी सेक्युलर हैं, सिर्फ आप ही क्यों? लालू यादव हल्ला कर रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, मुसलमान वोट मुझे मिलेगा, यादव वोट मुझे मिलेगा, नरेंद्र मोदी को बस हम ही रोक सकते हैं। तो वो तो कहेंगे कि भाई हमने बीजेपी का साथ छोड़ा इसी प्लैंक पे कि हम सेक्युलर हैं और हम जोखिम उठा रहे हैं, तो फिर सेक्युलर वोट जो है वो उनको भी मिलेगा, आप ही को क्यों? नगमा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि अली अनवर जी कह रहे थे, मैं आपको एक सांख्यिकी आंकड़ा दूं कि बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाओं का विस्तार बिहार में हुआ पिछले 17 वर्षों में। तो नीतीश जी इसके तारीखी गुनहगार हैं। उनके मुंह से मैंने 17 वर्षों में सेक्युलर लफ्ज कभी नहीं सुना। आप अपने आर्काइव को टटोल लीजिए, 2013 से पहले आपको सेक्युलर मिजाज और सेक्युलर तेवर नीतीश जी से कभी नहीं मिलेगा। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, नगमा जी, मुझको अक्सर ये बात बहुत कष्ट देती है कि जब सांप्रदायिकता के पूरे मसले को मुसलमानों तक महदूद कर दिया जाता है, इस मुल्क का 2/3 से लेकर 3/4 आबादी कभी भी सांप्रदायिकता और फिरका परस्त राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू समाज का एक बड़ा तबका है। मैं समझता हूं कि जब हम पूरी फिरका परस्त राजनीति को सिर्फ मुसलमानों के आईने से देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही मुझको फिक्स्ड मैच लगता है। मुझको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उन हाथों में खेल रहे हैं जो हाथ हमसे इस मुल्क का कत्ल करवाना चाहते हैं। और तीसरी चीज, एक आखिरी टिप्पणी जी, बिहार का जो मिजाज है
राष्ट्रीय जनता दल का, उसको MY तक महदूद मत करिए। आप अगर सिर्फ अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, अगर मनोज झा आपके सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हैं तो ये भी अपने आप में एक संकेत है कि इस दल का सामाजिक आधार बहुत बढ़ा है। और हाल के दिनों में वैसे तमाम लोग जो गैर बराबरी से परेशान हैं, असमानता की राजनीति से परेशान हैं, वो सब लोग राष्ट्रीय जनता दल में अपना आधार बढ़ा है। भरोसा लालू जी को भी सुना कहते हुए कि जो अपर कास्ट है वो भी बहुत बड़ी तादाद में मुझे सपोर्ट कर रहा है। आधार बढ़ा है, लेकिन तब भी आप बैंक करते हैं यादवों के वोट पे, मुसलमानों के वोट पे, और दूसरे की जो पार्टी है वो अभी भी आपकी भी एक फैमिली तक सीमित है। पूरा परिवार ही सिर्फ प्रचार में जुटा रहा। नगमा जी, इसको मुझको क्लैरिफाई करने दीजिए। पहली बात, सामाजिक आधार बढ़ने की पूरी परिणति आप 16 मई को देखेंगी, ये तो रही पहली बात। और इसके लिए मैं बता दूं, मैं अभी लगातार 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था। अपर कास्ट का कम से कम 20 से 30% हिस्सा हमें वोट कर रहा है। दूसरी बात रही परिवार की, नगमा जी हम सब वाकिफ हैं, ये मध्ययुग नहीं है, तख्तो ताज सौंपे नहीं जाते हैं। आपको लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक एक वोट के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। अगर परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिला भी है तो वो तख्त पे नहीं पहुंच सकता, उसको जनता का विश्वास लेना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो वहां तक पहुंचने के लिए भी जिंदगी गुजार देते हैं और उनको एक टिकट नहीं मिल पाता। बहरहाल रामेश्वर चौरसिया को मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। पहले इस चर्चा में ये जो एक मिनट मनोज झा प्लीज। रामेश्वर चौरसिया जी ये जो कह रहे हैं कि इनको अपर कास्ट का वोट भी मिल रहा है, आप लोग तो पूरी तरह से अपर कास्ट वोट पर बीजेपी की जो अलायंस है वो उस पर निर्भर कर रही है, लगभग 15% जो वहां पे अपर कास्ट आबादी है। तो अब ये अपर कास्ट वोट आपको लग रहा है कि खिसक रहा है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ भी? देखिए नगमा जी, एक बात मैं साफ कर दूं, ये जो कुछ भी सवाल पूछिए सेकुलरिज्म से शुरू होता है। मैं बता दूं, ये अपनी सुविधा का एक शब्द है। 1967 में, 69 में, 67 में जो बिहार में सरकार बनी, वो लोहिया जी और जब दीनदयाल जी साथ आए, उस समय इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखा था। दूसरी बार 89 में जो वीपी सिंह की सरकार बनी, 90 में खुद कैलाशपति मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष हुए थे, लालू जी चल के आए थे, बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, ये अलग हुआ। उसी तरह जेडीयू जब हाशिए पर चली गई, 95 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ करके 7 सीटों पर सिमट गए, 3 भाग गए, 4 बच गए, तो ये अपनी सुविधा के लिए अटल जी के वेव में ये हमारे साथ आए। होता है, वो साथ आने से हमें भी फायदा होता है, उनको भी फायदा हो, उसमें हमें कोई गिला शिकवा नहीं। 17 साल तक इनको हम सेकुलर रहे, लेकिन अपनी सुविधा की राजनीति, चूंकि इनको सत्ता मिल गई, अब सोचे सत्ता मिल गई, सत्ता में हमने काम भी अच्छा किया मिल करके बीजेपी से, तो लोग हमारे साथ हो गए, ये अपने चले गए। लेकिन ये बात ही भूल गए कि आज देश में सेकुलरिज्म का मामला नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को 24 घंटे बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, इस आशा में लोग हैं। अगर दोनों लोग बोल रहे थे, अगर इसको हम उन्हीं की भाषा में कहें कि आज भी गरीबी है, आज भी लोग पिछड़े हैं, आज भी सामाजिक न्याय की बात होती है, नहीं मिला, डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। लेकिन मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दे रहा हूँ। आप डेवलपमेंट को मेन मुद्दा मान रहे हैं ना? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो कांग्रेस, एक मिनट, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और दोनों लोग, आरजेडी चूंकि कांग्रेस के साथ चली गई, जेडीयू भी ट्राई किया था, कांग्रेस ने नकार दिया। वो आपने जो अभी दिखाया ग्राफिक देख रहा था, वो वोट बैंक की राजनीति है, सच्चाई है। लेकिन सच बात यह है कि जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, वो विकास के एक सिंबल बन गए हैं। और ये हमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो देश तोड़ने वाले हैं, ये है। कम से कम इस भाषा का प्रयोग नहीं करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो 3 बार चुने गए हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री हैं। गुजरात टूट नहीं गया, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में टूट नहीं गया, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में टूट नहीं गया। आप बताइए, एक मिनट, सच्चाई क्या है? बिहार में अभी भी जातीय समीकरण पे चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? का ध्यान रखें, हम भी इसी देश में रहते हैं, आप भी इसी देश में रहते हैं। आप सेकुलरिज्म के चैंपियन बन सकते हैं, आप बने रहिए, अपने मुंह मियां मिठू, लेकिन दूसरे पर ये आरोप लगाना, ये बन जाएंगे तो देश टूट जाएगा। ये पाकिस्तानी बोलते हैं, बात समझ में आती है। चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। ये लोग जो बात कर रहे हैं या जो अभी रामेश्वर चौरसिया कह रहे थे, और तमाम बातें इस दफा भले ही थोड़ा नारा बदला है या विकास की बात है, पर बिहार जैसे राज्य में विकास मुद्दा है या जातीय समीकरण या जो धर्म है उस पर ये तमाम लोग अलायंसेस उसी आधार पर हो रहे हैं, टिकट्स वैसे ही मिले हैं। अभी भी जो हमने आपको दिखाए ओपिनियन पोल जो हुआ है उसके कुछ आंकड़े, तो
अभी भी वही लग रहा है कि यादव और मुसलमान जो है वो वोट कर रहे हैं लालू यादव को, आरजेडी को, कांग्रेस को। आप क्या कहेंगे? असल में देखिए, हमारे देश में होता क्या है कि जो समाजशास्त्री हैं और जो मीडिया के समीक्षक भी हैं, उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं या तो शहरी मध्य वर्ग के हैं या अपर कास्ट के सचेत समझदार लोग हैं जी। हमारे देश में क्रांतिकारी रेडिकल वो लोग भी अपर कास्ट मध्य वर्ग से आते हैं, शहरी, और जो दक्षिणपंथी जिनको आप कहते हैं या राइट विंगर्स जो कहते हैं वो भी उसी वर्ग से आते हैं। तो होता यह है कि जो दलित और उत्पीड़ित जातियां इस देश की हैं, उनके विमर्श को, उनकी समझ को, उनकी राजनीतिक चेतना को गहराई से समझने की स्थिति नहीं पैदा होती है आमतौर पे समाजशास्त्रियों द्वारा। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, इस देश में अनेक समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने ठीक से समझा है, लेकिन मीडिया के एक बड़े तबके में हमेशा गलत समझा गया है जातियों को लेकर। भाई, इस देश में अगर पूर्वोत्तर को छोड़ दिया जाए, ट्राइबल बेल्ट्स को छोड़ दिया जाए, कुछ एक बड़े महानगरों को छोड़ दिया जाए जहां पूंजीवादी विकास एक हद तक हुआ है बेहतर, उसके अलावा कमोबेश हर जगह जातियों के आधार पर वोट होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भी हो रहा है, कहने नहीं, की बात केरला जो इतना विकसित नगमा, केरला इतना विकसित राज्य है, क्या सीपीआईएम के बेस में इड़वा कम्युनिटी का योगदान नहीं है? कौन कहेगा? कर्नाटका एक सच्चाई है और ये कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। इस देश में कम्युनलिज्म के खिलाफ हो चाहे ऑटोक्रेसी, तानाशाही, इसके खिलाफ लड़ाई में, संघर्ष में, समाजवाद के लिए संघर्ष में जातियों का योगदान है, दलितों का है योगदान, उत्पीड़ितों का योगदान है, पिछड़ों का योगदान है, पिछड़ों का एक तबका अगड़ों के साथ जुड़ा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा जो अभी बातचीत हो रही थी, इससे इतर। देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभी बता रहे थे अपने मित्र सांसद जो हैं उनके अली अनवर साहब, देखिए नीतीश कुमार जी ने अगर चाहा होता तो बिहार की तस्वीर बदल सकती थी, वो केरल, बंगाल, कर्नाटक के रास्ते जा सकता था। लेकिन 1995 का जिक्र किया था रामेश्वर चौरसिया ने, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो, बिहार के हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। सीपीआईएमएल के आउटफिट इंडियन पीपुल्स फ्रंट के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार में हुआ। लाल और हरे की एकता से पूरे बिहार को बदलने, लैंड रिफॉर्म्स करने, रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे ले जाने का एक संकल्प लिया गया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कह रहे हैं ना आज वो प्रणय राय के साथ इंटरव्यू में कि हम चुनावी फायदे के लिए काम नहीं करते, हम महान मूल्यों के लिए काम करते हैं। ये मूल्य उस वक्त कहां थे? अचानक उन्होंने सेकुलर, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक मैटेरियलिज्म के जो पैरोकार थे उनको छोड़कर अचानक कम्युनलिज्म के जो ध्वजवाहक थे उनके साथ जुड़ गए, सिर्फ इसलिए कि वो एक मजबूरी थी उनकी, एक अवसरवाद था और साथ में सुविधा की भी राजनीति थी, क्योंकि उनको लालू यादव को शिकस्त देनी थी, बिहार में अपना सिक्का जमाना था, अपनी पार्टी को जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। लालू यादव जोर जोर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार इतने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं कि वो अब कैसे अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और हमारे बताए रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। देवराजर्स बन सकते थे बिहार के। मैं इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े रविशंकर प्रसाद जी। यहाँ पे जाति समीकरण, जाति कितनी बड़ी हकीकत है और धर्म, इस पर बात हो रही थी, लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी रविशंकर जी के बिहार में आप लोग इस दफा अपना वोट शेयर और अपनी सीट्स काफी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले चुनाव में आप 25 सीटों पर लड़े ही नहीं थे। उन सीटों पर आपके लिए कितनी मुश्किल है इस दफा? पिछली बार जेडीयू आपके साथ थी, इस दफा आपके लिए आप रामविलास पासवान आपके साथ हैं पर उनका बेस उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या आप कितनी मुश्किलें हैं आपके सामने? देखिए, मैं बिहार से आता हूं, थोड़ा बिहार के बारे में मुझे बताने दीजिए। बिल्कुल। ये कहना बिल्कुल गलत होगा अगर हम अस्वीकार करें कि जाति एक सच्चाई नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसको भी समझना जरूरी है। बिहार में जेपी मूवमेंट हुआ है जिसका भी मैं एक सिपाही रहा हूं, वहां इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष हुआ और बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है लालू प्रसाद जी के कुशासन के खिलाफ एक संघर्ष, जिस संघर्ष में सुशील मोदी, मेरी अगुवाई, चारा घोटाले को एक्सपोज करने में लेकर करके बाद में उसमें समता पार्टी के माध्यम से नीतीश कुमार जी भी जुड़े। हम लोग 17 साल साथ रहे। और आप जो जाति की बात करती है नगमा जी, मैं बताऊं 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा ने 2/3 वोट जीता था दूसरी बार। बीजेपी 101 लड़ी थी, 91 जीती थी, 99% सक्सेस रेट। तो जाति से ऊपर उठकर भी वोट होता है, बिहार की एक खासियत है। जहां तक आप अभी के चुनाव की बात कर रही हैं, ये सही है। नीतीश कुमार जी किन कारणों से हमसे अलग हुए उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है समयाभाव के कारण। लेकिन नीतीश जी ने जिस वोट की बिना पर या उसकी आशा में हमें छोड़ा, उस वोट ने उनको छोड़ दिया। यह आपका सर्वे भी कंफर्म कर रहा है।
और बिहार में मैं अगर कहूं एक पॉलिटिकल पॉइंट मैं बहुत कैंपेन कर रहा हूं, बिहार में चुनाव का दो ही मुद्दा है। लालू प्रसाद जो नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। अब 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, आपके सर्वे भी दिखा रहे हैं। ये जो चाहत है, बिहार के लोग जानते हैं कि ये ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, जिला परिषद और बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। लालू जी 40 लड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे? नीतीश जी 40 लड़ रहे हैं, एक आध भी जीतेंगे कि नहीं, इस पर भी डाउट है। तो बिहार की जनता चाहती है कि देश को एक स्थायी सरकार चाहिए, संबल सरकार चाहिए, मजबूत सरकार जी। आपने खुद कहा था कि एनडीए बीजेपी जाति के आधार पर सिर्फ वोट नहीं होते, पर जाति भी एक हकीकत है, जातीय समीकरण। उस आधार पे इस दफा कह रहे हैं कि जो मुसलमान वोट हैं, जो एक बड़ी आबादी है वहां पे, और जो यादव वोट हैं, वो तमाम कंसोलिडेट हुए हैं और लालू यादव को गए हैं। तो आपको लगता है कि ये फायदा लालू यादव को इस दफा मिल रहा है? हालांकि नीतीश जी भी सेक्युलरिज्म को आगे कर रहे थे, पर लालू जी को इस सेक्युलरिज्म का ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। पहले सेक्युलर कम्युनल की बहस पे मत जाइए आप। नहीं, मैं उस पे बहस पे नहीं जा रही हूं, नरेंद्र मोदी को लालू के द्वारा जल्लाद कहना कौन सी पॉलिटिक्स है, चर्चा का भी बात। जो परसेंटेज कास्ट का है उसमें यादव और मुसलमान वोट लगभग 70% कांग्रेस के अलायंस को जा रहा है। नगमा जी आप जात की बात, नगमा जी आप जात की बात देखिए, मैं आपके चैनल पर बहुत दिन के बाद आया हूं, थोड़ा मेरी बात बोलने दीजिए। बिल्कुल कहिए आप। मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम भी करता हूं, जमीन पर भी काम करता हूं, और अभी 3 दिन बिहार में प्रचार करके ही लौटा हूं, आज सुबह दिल्ली। कल मैं काशी जाऊंगा, फिर उत्तराखंड जाऊंगा, फिर बंगाल जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, बात समझिए। ये बिल्कुल यादव और मुसलमान को आपने एक सेकुलर खेमे में बांट दिया, बाकी हम कम्युनल हैं। आपके इस विभाजन पर ही मेरी गंभीर आपत्ति है, उसको आप नोट करिए। दूसरी बात, ये आप मान के चल रहे हैं कि सारे यादव खड़े हैं लालू जी के साथ और सारे मुसलमान खड़े हैं लालू जी के साथ। क्या वो बेरोजगारी से परेशान नहीं है क्या? वो महंगाई से परेशान नहीं है क्या? वो अव्यवस्था से परेशान नहीं है क्या? इसलिए ये जो एक पारंपरिक 90 के दशक के फॉर्मुलेशन है, उसको मान के चलना ये उचित नहीं होगा। हाँ, मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के तीसरे पोल थे, वो पोल अब खत्म हो रहा है। बिहार के लोकसभा का चुनाव थोड़ा बाइपोलर हो रहा है, इतना ही मैं कह सकता हूं। अब वो जो अभी 3rd और 4th पेज में उसका संकेत आया है। लेकिन जहां तक बीजेपी और एनडीए की मजबूती है, तो हमारी मजबूती बनी हुई है। बिल्कुल। और आप जो कह रहे थे नीतीश कुमार जी को होगा, हमने नहीं बांटा कि तमाम यादव लालू जी के साथ हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस दफा कोशिश की है कि यादव उनके साथ भी आए। आपने रामकृपाल यादव को टिकट दिया पाटलिपुत्र से, आपने नंदकिशोर यादव से मिलकर कोशिश की कि यादव वोट आपके साथ भी आए। आपको लग रहा है कि आपको इनका फायदा मिलेगा? नंदकिशोर यादव जी को हम लाए नहीं हैं नगमा जी। नंदकिशोर यादव हमारी पार्टी के बचपन से कार्यकर्ता हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, हमने उनको सम्मान दिया है। रामकृपाल यादव को आपने सीट टिकट दिया, नंदकिशोर यादव आपके साथ हैं, इन लोगों का आपको फायदा मिलेगा? रामकृपाल यादव उनको लाने में मेरी भूमिका रही है। लोगों ने, यादव भी देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 25 साल लालू के साथ सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम किया, अगर उससे भी बेटी के सामने अपने को पीछे रखने की बात कही जा रही है, तो शायद सामाजिक न्याय परिवार न्याय बन गया है। इसकी चर्चा है, अब कितना होगा चुनाव में वो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि बिहार के चुनावी नतीजे आश्चर्यजनक होंगे, ये मैं बहुत ईमानदारी और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और मोदी जी बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 9 तारीख तक वहां रहेंगे, चाहे वो खुद रहें या वो 3D के जरिए लोगों को एड्रेस करें। करीब 150 सभाएं वो शायद 3D के जरिए एड्रेस कर रहे हैं। तो इस आखिरी दौर में पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको पिछली बार से इसका कितनी सीटें बढ़ती दिख रही हैं, आपका क्या अंदाजा है? मोदी जी जो हैं वो बहुत जोर शोर से बिहार में लंबा रुक रहे हैं, बहुत लंबे फेज में चुनाव भी चल रहा है बिहार में, तो वापस वर्कर्स में जोश भरना, वोटर्स को खींचना थोड़ी मुश्किल इसमें भी होगी। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि पहले हम और जदयू साथ लेके चलते थे। हम लोगों ने 6 लोकसभा और 5 विधानसभा साथ लड़ी है। तो कहीं कहीं जो बात है ना कि नीतीश कुमार 17-18 साल साथ रह करके एकाएक हम में उनको बदबू दिखाई पड़ती है, ये बिहार की जनता के गले में नहीं उतरता। चलिए उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2010 से जो चल रहा था, आपको याद होगा बिहार की बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, तो नीतीश कुमार जी ने लंच को कैंसिल कर दिया, उन्होंने कोशी के राहत के पैसे को वापस कर दिया, नरेंद्र मोदी के बिहार में चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी थी। तो लोगों ने देखा कि मोदी जी को लेकर नीतीश कुमार ऐसा रुख क्यों है,
और बाद में जो सारी बातें हुई जो नीतीश कुमार जी के आचरण के विपरीत था। तो आज बिहार में नीतीश कुमार के जो हाशिए पर जाने की स्थिति नगमा जी बनी है, वो बहुत कुछ उसके कारण भी है। और लोगों ने ये बहुत ईमान, और देखिए बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकल होते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद 40 बैटिंग करके केंद्र सरकार न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी एक भी जीतेंगे कि नहीं पता नहीं है, और उनको नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रामाणिक नेता दिखाई पड़ता है। इसका रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस भी है हमें और इसीलिए रामविलास जी साथ आए हमारे। जी रामविलास जी 2002 में मोदी जी के नाम पर छोड़कर गए थे, आज वो उनकी अगुवाई में सामने आए, उसका फायदा भी हुआ है, उनको भी हुआ है, हमको भी हुआ है। वोट बर्बाद नहीं करेंगे, सोच समझ के वोट देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि पिछले आप 13 सीटों के लिए भी बचे हुए हैं वोटिंग, इन 13 में से आपका अंदाजा क्या है बीजेपी के लिए? देखिए हम हर जगह हैं। देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं 1977 से हिंदुस्तान के चुनाव को देखता हूं, जब मैं जेपी मूवमेंट से निकला था और एक स्टूडेंट था, यंग स्टूडेंट था। इतना अधिक किसी व्यक्ति के लिए चाहत और इतना अधिक किसी सरकार के खिलाफ नाराजगी मैंने बहुत कम देखी है। अच्छा। जिस तरह से 10 साल से देश चला है मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई में, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक आशा जगाई है, तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि जो बाकी 13 बचे हैं वहां भी हमारा बहुत अधिक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अब आपने कहा मोदी जी इतना क्यों जा रहे हैं, हमारी समस्या क्या है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार और बिहार की जनता कहती है कि मोदी जी और क्यों नहीं आ रहे हैं। अब वो एक एक दिन में 5-5 मीटिंग कर रहे हैं। कल नगमा जी देखिए बिहार में उन्होंने 4 मीटिंग की, वहां से शाम में 6 बजे उड़कर वो तिरुपति गए, आज वो आंध्र में 5 मीटिंग कर रहे हैं। हमने बहुत आग्रह किया तो 9 को आ रहे हैं। तो उनकी मांग देश में हर जगह है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं, बिहार के नतीजों को देखकर शायद आपको अपनी उस मीमांसा पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि बिहार के लोग सिर्फ जात पर ही वोट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी की कथित जो लहर है उसका कितना असर बिहार में है या इतने लंबे फेज में जो इलेक्शन चल रहे हैं उससे वो हवा कुछ कमजोर पड़ गई है। इस ब्रेक के बाद